डीप लर्निंग की वैश्विक क्रांति और पारंपरिक प्रोग्रामिंग का अंत। 21वीं सदी के इस तेजी से बदलते दौर में प्रौद्योगिकी की दुनिया एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग अब केवल भविष्य की कल्पनाएं या प्रयोगशालाओं के प्रयोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वे हमारे संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक ताने बाने की नई रीढ़ बन चुके हैं। फ्रांसिस्को मोस्कोनी अपनी पुस्तक जीरो टू डीप लर्निंग में इसी बुनियादी बदलाव से पर्दा उठाते हुए ये स्थापित करते हैं कि डीप लर्निंग आज के युग की सबसे क्रांतिकारी, शक्तिशाली और आर्थिक रूप से सबसे मूल्यवान स्किल बन चुकी है। इस तकनीक के पीछे के सबसे बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आधुनिक मशीन लर्निंग के बीच के मौलिक अंतर को समझना होगा। पारंपरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक मानव प्रोग्रामर को समस्या के हर एक नियम, हर एक लॉजिक और हर एक शर्त को कोड के रूप में लिखना पड़ता था। यदि डेटा में थोड़ा सा भी बदलाव आता था या कोई अप्रत्याशित परिस्थिति बनती थी तो वो पूरा सिस्टम ठप हो जाता था। इसके विपरीत डीप लर्निंग एक बिल्कुल अलग दर्शन पर काम करती है, जहां हम कंप्यूटर को ये नहीं बताते कि समस्या को कैसे हल करना है, बल्कि हम उसे केवल लाखों करोड़ों उदाहरण, डेटा और उनके सही उत्तर दिखाते हैं। इसके बाद डीप लर्निंग का सिस्टम स्वयं अपने भीतर छिपे जटिल गणितीय समीकरणों और न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करके इनपुट और आउटपुट के बीच के उस अदृश्य नियम को खुद ढूंढ निकालता है जिसे इंसान कभी कोड नहीं कर सकते थे। ये बदलाव ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को तैरने के भौतिकी नियम सिखाने के बजाय उसे पानी में उतारकर अभ्यास के जरिए अपने आप तैरना सिखाना। यही कारण है कि डीप लर्निंग ने उन समस्याओं को भी चुटकियों में हल करना शुरू कर दिया है जिन्हें दशकों से कंप्यूटर साइंस के लिए असंभव माना जाता था, जैसे कि प्राकृतिक भाषा को समझना, तस्वीरों में वस्तुओं को पहचानना, चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर की सटीक पहचान करना और बिना चालक के सड़कों पर गाड़ियां चलाना। इस क्रांति में उतरने का अर्थ केवल एक नई भाषा सीखना नहीं है, बल्कि समस्या को देखने के अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना है। भाग 2, मानव मस्तिष्क का जैविक डिजाइन और आर्टिफिशियल न्यूरॉन का गणित। डीप लर्निंग की वास्तविक जादुई शक्ति इसके उस वास्तुकला या आर्किटेक्चर में छिपी है जो पूरी तरह से मानव मस्तिष्क की जैविक संरचना से प्रेरित है। हमारे मस्तिष्क में अरबों जैविक न्यूरॉन्स का एक बेहद जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, जो हर सेकंड लाखों विद्युत संकेतों का आदान प्रदान करता है और हमें सोचने, समझने, याद रखने और नया ज्ञान सीखने में सक्षम बनाता है। वैज्ञानिक दशकों से इस बात से हैरान थे कि इंसानी दिमाग इतनी जटिलताओं को इतनी कम ऊर्जा में कैसे हल कर लेता है, और इसी जिज्ञासा ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। लेखक बहुत ही गहन और सूक्ष्म स्तर पर जाकर ये स्पष्ट करते हैं कि एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन किस प्रकार काम करता है। मूल रूप से एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन कई अलग अलग इनपुट सिग्नल्स प्राप्त करता है, जिनमें से प्रत्येक सिग्नल के साथ एक विशेष संख्या जुड़ी होती है, जिसे हम गणितीय भाषा में वेट या भार कहते हैं। ये वेट वास्तव में उस इनपुट सिग्नल की महत्ता को दर्शाता है। न्यूरॉन इन सभी इनपुट सिग्नल्स को उनके संबंधित वेट से गुणा करता है, उन्हें आपस में जोड़ता है और फिर उसमें एक स्थिर मान जोड़ता है जिसे बायस कहा जाता है। इसके बाद इस पूरे योग को एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारा जाता है, जो ये तय करता है कि वो न्यूरॉन आगे सिग्नल भेजेगा या नहीं। जब ऐसे हजारों लाखों न्यूरॉन्स को अलग अलग परतों में आपस में जोड़ा जाता है, जहां एक इनपुट लेयर होती है जो कच्चा डेटा स्वीकार करती है, कई छिपी हुई लेयर्स होती हैं जो डेटा के भीतर छिपे पैटर्न्स को समझती हैं, और एक आउटपुट लेयर होती है जो अंतिम परिणाम देती है, तब जाकर एक डीप न्यूरल नेटवर्क का जन्म होता है। इन छिपी हुई परतों की गहराई ही वो कारण है जो इस तकनीक को डीप लर्निंग का नाम देती है। भाग 3, न्यूरल नेटवर्क का प्रशिक्षण, लॉस फंक्शन और बैक प्रोपगेशन की कला। एक न्यूरल नेटवर्क जब पहली बार बनाया जाता है तो वो पूरी तरह से एक कोरी स्लेट या किसी अबोध बालक की तरह होता है। उसके पास दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता और उसके शुरुआती सभी अनुमान या भविष्यवाणियां पूरी तरह से गलत और बेतुकी होती हैं। लेकिन डीप लर्निंग की असली प्रतिभा इस बात में निहित है कि ये सिस्टम अपनी गलतियों से बहुत तेज़ी से और बहुत ही सटीक तरीके से सीखता है। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को गणितीय रूप से 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है फॉरवर्ड पास और दूसरा है
बैक प्रोपगेशन। फॉरवर्ड पास के दौरान डेटा नेटवर्क में आगे बढ़ता है और शुरुआती रैंडम वेट्स के आधार पर एक अनुमान लगाता है। इसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है। ये लॉस फंक्शन नेटवर्क के अनुमानित उत्तर और वास्तविक सही उत्तर के बीच के अंतर यानी एरर को नापता है। एक बार जब हमें इस बात का पता चल जाता है कि मॉडल से कितनी बड़ी गलती हुई है, तो डीप लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी एल्गोरिदम काम करना शुरू करता है, जिसे बैक प्रोपगेशन कहा जाता है। बैक प्रोपगेशन प्रक्रिया में वह एरर आउटपुट लेयर से वापस पीछे की ओर पूरे न्यूरल नेटवर्क में बहता है और कैलकुलस तथा अंकगणित के नियमों का प्रयोग करते हुए ये पता लगाता है कि किस न्यूरॉन के किस वेट की वजह से कितनी गलती हुई थी। इसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट नाम का एल्गोरिदम हर एक वेट को बहुत सूक्ष्मता से इस तरह बदलता है कि अगली बार वो गलती कम हो सके। इस चक्र को जब लाखों बार दोहराया जाता है तो नेटवर्क का लॉस फंक्शन शून्य के करीब पहुंच जाता है और मॉडल अत्यधिक सटीक बन जाता है। भाग 4, कंप्यूटर विजन का चमत्कार और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN। डिजिटल दुनिया में छवियों और वीडियो का डेटा सबसे विशाल और पेचीदा माना जाता है, क्योंकि एक साधारण सी तस्वीर भी लाखों पिक्सेल्स का एक मैट्रिक्स होती है। जब शुरुआती वैज्ञानिकों ने सामान्य न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग तस्वीरों को समझने के लिए किया, तो वे पूरी तरह से असफल रहे, क्योंकि पिक्सेल्स की विशाल संख्या के कारण कंप्यूटर की मेमोरी खत्म हो जाती थी और पिक्सेल्स के बीच का स्थानिक संबंध, स्पेशल रिलेशनशिप, टूट जाता था। इस विकट समस्या का समाधान कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN के रूप में सामने आया, जिसने कंप्यूटर विजन की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की। CNN का आर्किटेक्चर इंसानी आंख की काम करने की शैली से गहरा संबंध रखता है। पूरी तस्वीर को एक साथ देखने और उसका विश्लेषण करने के बजाय CNN छोटी छोटी फिल्टर्स या कर्नल्स का उपयोग करके तस्वीर को टुकड़ों टुकड़ों में स्कैन करता है, जिसे कन्वोल्यूशन कहा जाता है। ये नेटवर्क एक पदानुक्रमित हायरार्किकल तरीके से सीखता है। इसकी पहली कुछ परतें बहुत ही बुनियादी चीज़ों को पहचानती हैं, जैसे कि सीधी रेखाएं, तीखे कोने और रंगीन किनारे। इसके बाद वाली परतें इन रेखाओं को जोड़कर जटिल आकृतियां बनाती हैं, जैसे कि वृत्त, त्रिकोण या बनावट। और सबसे अंतिम और गहरी परतें इन सभी आकृतियों को मिलाकर एक पूरी छवि को समझती हैं, जैसे कि किसी इंसान का चेहरा, कोई जानवर या सड़क पर चलती हुई कार। इसके साथ ही इसमें पूलिंग लेयर्स का उपयोग किया जाता है, जो तस्वीर के मुख्य लक्षणों को बरकरार रखते हुए उसके आकार को छोटा कर देती हैं। आज CNN की इसी क्षमता की बदौलत ऑटोमेटिक ड्राइविंग, मेडिकल इमेजिंग और सिक्योरिटी सिस्टम्स इतने एडवांस हो चुके हैं। भाग 5, सीक्वेंशियल डेटा, भाषा की समझ और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN। दुनिया की हर समस्या केवल तस्वीरों या स्थिर डेटा तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे डेटा पर चलता है जो समय के साथ बहता है और जिसका एक निश्चित क्रम होता है, जिसे सीक्वेंशियल डेटा कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारी इंसानी भाषा, ऑडियो सिग्नल्स, संगीत, शेयर बाजार के दैनिक उतार चढ़ाव या मौसम के बदलते पैटर्न। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वर्तमान शब्द या घटना का अर्थ पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उससे ठीक पहले क्या कहा गया था या क्या हुआ था। पारंपरिक न्यूरल नेटवर्क्स की सबसे बड़ी सीमा ये थी कि वे हर इनपुट को एक दूसरे से स्वतंत्र मानते थे और उनके पास कोई याददाश्त नहीं होती थी। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यानी RNN का विकास किया गया। RNN के पास एक प्रकार का आंतरिक लूप या फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जो पिछले इनपुट की जानकारी को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सुरक्षित रखता है और उसे अगले इनपुट्स के साथ मिलाकर प्रोसेस करता है। जब RNN तकनीक में और गहराई से काम किया गया तो LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, और GRU जैसे बेहद आधुनिक और शक्तिशाली मॉडल्स सामने आए, जो बहुत लंबे वाक्यों और अनुच्छेदों के संदर्भ को भी लंबे समय तक याद रख सकते हैं।
आज हम गूगल ट्रांसलेट में जो एक भाषा से दूसरी भाषा में बेदाग अनुवाद देखते हैं या सिरी और अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, वो सब इसी RNN और LSTM की तकनीक का कमाल है। भाग 6, ओवरफिटिंग की चुनौती, मॉडल का सामान्यीकरण और डेटा प्री प्रोसेसिंग का विज्ञान। डीप लर्निंग के व्यावहारिक सफर में केवल एक जटिल मॉडल बना लेना या उसमें लाखों न्यूरॉन्स जोड़ देना ही सफलता की गारंटी नहीं होता। असली और सबसे विकट चुनौती उस मॉडल को वास्तविक दुनिया के नए और अनजाने डेटा पर सटीक रूप से काम कराने की होती है। डेटा साइंस और डीप लर्निंग की दुनिया में सबसे आम और घातक समस्या को ओवरफिटिंग कहा जाता है। ओवरफिटिंग की स्थिति तब पैदा होती है जब आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए दिए गए डेटा के उत्तरों और उसके छोटे छोटे शोर को पूरी तरह से रट लेता है। ऐसा होने पर मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो लगभग 100% सटीकता दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने वास्तविक दुनिया का कोई नया और अलग डेटा लाया जाता है, उसकी क्षमता पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। ये बिल्कुल उस विद्यार्थी की तरह है जो केवल पुरानी किताबों के उत्तरों को रटकर जाता है और परीक्षा में सवाल थोड़ा बदलते ही अनुत्तीर्ण हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए डेटा वैज्ञानिक कई अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट प्रक्रिया में ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक चरण में न्यूरल नेटवर्क के कुछ न्यूरॉन्स को यादृच्छिक रूप से बंद कर दिया जाता है, जिससे नेटवर्क किसी एक न्यूरॉन पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ देता है और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनना सीखता है। इसके अलावा रेगुलराइजेशन और डेटा ऑगमेंटेशन जैसी तकनीकों से डेटा की विविधता बढ़ाई जाती है। इसके साथ ही मॉडल को डेटा देने से पहले उसकी सफाई करना, मिसिंग वैल्यूज़ को ठीक करना और डेटा को एक सही गणितीय पैमाने में लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मॉडल का कोड लिखना, क्योंकि घटिया डेटा पर बनाया गया कोई भी मॉडल हमेशा घटिया परिणाम ही देगा। भाग 7, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, अटेंशन मैकेनिज्म और जनरेटिव AI की नई सुबह। डीप लर्निंग के इतिहास में वर्ष 2017 में एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मोड़ आया जिसने पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और LSTM की अपनी कुछ सीमाएं थीं। वे डेटा को एक एक करके क्रमिक रूप से प्रोसेस करते थे, जिससे उन्हें प्रशिक्षित करने में बहुत अधिक समय लगता था और वे बहुत लंबे वाक्यों के संदर्भ को भूल जाते थे। इस समस्या का स्थायी समाधान टेंशन इज ऑल यू नीड नामक शोध पत्र में पेश किए गए ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के रूप में सामने आया। ट्रांसफॉर्मर ने सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म की अवधारणा पेश की, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब मॉडल किसी वाक्य या डेटा को प्रोसेस करता है तो वो वाक्य के हर एक शब्द का संबंध वाक्य में मौजूद अन्य सभी शब्दों के साथ एक ही समय में नापता है। ये तकनीक डेटा को समानांतर रूप से यानी पैरेलल में प्रोसेस करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करती है, जिससे सुपर कंप्यूटर्स और GPU पर विशालकाय डेटा सेट को बहुत तेज़ी से प्रशिक्षित करना संभव हो गया। इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की नींव पर आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLM का निर्माण हुआ है। इसने जनरेटिव AI की एक नई सुबह को जन्म दिया है, जिसने AI को केवल डेटा का विश्लेषण करने वाले टूल से उठाकर एक रचनात्मक इकाई बना दिया है। आज ये मॉडल्स इंसानों की तरह स्वाभाविक भाषा में संवाद कर सकते हैं, जटिल सॉफ्टवेयर कोड लिख सकते हैं, कविताएं और कहानियां रच सकते हैं और तार्किक प्रश्नों के सटीक उत्तर दे सकते हैं। भाग 8, कंप्यूटर विजन और जनरेटिव मॉडल्स GAN और डिफ्यूजन मॉडल्स की कलात्मक क्षमता। जब डीप लर्निंग ने छवियों को पहचानने में पूर्ण महारत हासिल कर ली, तो शोधकर्ताओं के मन में ये सवाल उठा कि क्या न्यूरल नेटवर्क केवल तस्वीरों को देख और पहचान ही सकता है, या वो खुद नई और काल्पनिक तस्वीरें भी बना सकता है। इसी सोच ने जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यानी GAN को जन्म दिया। GAN का आर्किटेक्चर वास्तव में दो न्यूरल नेटवर्क्स के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प और तगड़ी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इसमें पहला नेटवर्क होता है जनरेटर, जिसका काम नकली तस्वीरें बनाना होता है, और दूसरा नेटवर्क होता है
डिस्क्रिमिनेटर, जिसका काम ये पहचानना होता है कि वो तस्वीर असली है या जनरेटर द्वारा बनाई गई नकली तस्वीर। ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। जनरेटर हर बार अपनी कलाकारी को और बेहतर बनाता है ताकि वो डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ़ बना सके, और डिस्क्रिमिनेटर अपनी पहचान करने की क्षमता को और पैना करता है। इस खेल के अंत में जनरेटर इतना माहिर हो जाता है कि वो ऐसी तस्वीरें बनाने लगता है जिन्हें देखकर इंसान भी धोखा खा जाए। इसके बाद की तकनीक में और अधिक क्रांति तब आई जब डिफ्यूज़न मॉडल्स का विकास हुआ। डिफ्यूज़न मॉडल्स किसी तस्वीर में पहले धीरे धीरे डिजिटल शोर या नॉइज़ जोड़ते हैं और फिर न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके उस शोर को साफ करते हुए एक नई, बेहद सटीक और सुंदर कलाकृति का निर्माण करते हैं। इस तकनीक ने AI आर्ट, वीडियो जनरेशन और डिजिटल मीडिया के पूरे उद्योग का पूरी तरह से पुनर्जन्म कर दिया है। भाग 9, डीप लर्निंग का औद्योगिक अनुप्रयोग, हेल्थ केयर, ऑटोनोमस व्हीकल्स और फाइनेंस का नया युग। डीप लर्निंग केवल एक अकादमिक विषय या कोडिंग का खेल नहीं है, बल्कि ये वास्तविक दुनिया में अरबों डॉलर के उद्योगों को संचालित करने वाला सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। पुस्तक का ये भाग हमें दिखाता है कि कैसे डीप लर्निंग हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में डीप लर्निंग मॉडल्स MRI, CT स्कैन और एक्सरे की रिपोर्ट का विश्लेषण करने में डॉक्टरों से भी अधिक सटीक और त्वरित परिणाम दे रहे हैं। ये तकनीक कैंसर जैसी घातक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को उस समय पकड़ सकती है जब वे एक साधारण इंसानी आंख से पूरी तरह से ओझल होते हैं। इसके साथ ही जेनेटिक्स और ड्रग डिस्कवरी में डीप लर्निंग नई दवाइयों की खोज की समय सीमा को वर्षों से घटाकर महीनों में ले आई है। ऑटोमोबाइल उद्योग में सेल्फ ड्राइविंग कारों का पूरा दिमाग डीप लर्निंग के कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर टिका हुआ है, जो हर सेकंड सड़कों पर लगे कैमरों से आने वाले डेटा का विश्लेषण करके ब्रेक लगाने, मोड़ने और गति को नियंत्रित करने के फैसले बिना किसी इंसानी मदद के लेते हैं। वित्तीय जगत में डीप लर्निंग मॉडल्स शेयर बाजार के सूक्ष्म रुझानों को समझते हैं, उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को निष्पादित करते हैं और फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को तुरंत पहचानकर बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह से सुरक्षित बनाते हैं। ये सभी उदाहरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि डीप लर्निंग आज के दौर का सबसे बड़ा और प्रभावी टूल है। भाग 10, महानिचोड़, एथिकल AI का भविष्य और फ्यूचर की सबसे महंगी स्किल का निर्विवाद साम्राज्य। इस संपूर्ण, अत्यंत विस्तृत और डीप लर्निंग के एक एक रेशे को खोलकर सामने रखने वाले महाआख्यान का जो अंतिम, सबसे व्यवहारिक और दार्शनिक निचोड़ निकलकर सामने आता है, वह ये है कि डीप लर्निंग केवल एक तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा बौद्धिक मोड़ है। फ्रांसिस्को मोस्कोनी की यह पुस्तक हमें यह बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है कि आने वाले समय में दुनिया दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक वे लोग जो AI और डीप लर्निंग के सिस्टम्स का निर्माण और संचालन करेंगे, और दूसरे वे जो इन सिस्टम्स के निर्णयों पर निर्भर रहेंगे। इसलिए डीप लर्निंग को सीखना वर्तमान युग की सबसे दूरदर्शी और आर्थिक रूप से सबसे लाभदायक रणनीति है। लेकिन इस अपार शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। हमें एक ऐसे AI का निर्माण करना होगा जो पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, जो पारदर्शी हो और जो मानवता के कल्याण के लिए काम करे। बक बॉक्स समस्या, जहां न्यूरल नेटवर्क के फैसले का गणितीय कारण समझना कठिन हो जाता है, उसको हल करना और एथिकल AI के नियमों को लागू करना आज के हर इंजीनियर की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जो लोग आज शून्य से शुरुआत करके इसके मूलभूत सिद्धांतों, गणित, प्रोग्रामिंग और आर्किटेक्चर में महारत हासिल करते हैं, वे केवल एक अच्छी नौकरी या बिजनेस हासिल नहीं करेंगे, बल्कि वे उस नई दुनिया के निर्माता बनेंगे जहां मानव और मशीन की बुद्धिमत्ता एक साथ मिलकर असंभव को भी संभव बनाएगी। यही वह अंतिम, अकाट्य और शाहवाह रोडमैप है जो आपको भविष्य की सबसे महंगी स्किल का बेताज बादशाह बना देता है।